देखिए, ये जो मैप है ये भारत के वस्त्र उद्योग का मैप है है ना। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि भारत के जो वस्त्र उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से? सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पहले देख लीजिए, जो ये ब्लैक डॉट है ना, ये ब्लैक डॉट है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए होगा। ये रेड डॉट ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए होगा। और इस तरीके का जो चित्र है वो रेशम वस्त्र उद्योग के लिए होगा। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है। ठीक, नॉर्थ इंडिया में अगर देखें, है ना, नॉर्थ इंडिया में अगर देखें तो सूती वस्त्र उद्योग केवल उत्तर प्रदेश में डेवलप है। उत्तर प्रदेश में है। कहाँ कहाँ? मुरादाबाद में, आगरा में, वाराणसी में। ठीक, उत्तर प्रदेश में 3 जगह सूती वस्त्र उद्योग हैं। कहाँ कहाँ? मुरादाबाद, आगरा, कानपुर। इसी तरीके से देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में 3 जगह है। कहाँ कहाँ? मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली। ठीक, कहाँ कहाँ? मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली, 3 जगह कहाँ है? वो सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे ना आप तो पश्चिमी भारत में है। देख रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर देखें तो गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद। ठीक, बड़ोदरा, सूरत, ये सब क्या है? गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग हैं। मध्य प्रदेश में देखिए, यहाँ पर उज्जैन में, देवास में, इंदौर में। मध्य प्रदेश के देवास, उज्जैन, इंदौर। ठीक, महाराष्ट्र में जलगांव, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, वर्धा, इतनी जगह पर सूती वस्त्र उद्योग है ना। तो सबसे ज़्यादा जो डेंस एरिया है सूती वस्त्र उद्योग का वो कहाँ पर है? वो पश्चिमी भारत में है। ठीक है ना। उत्तर भारत में केवल उत्तर प्रदेश में ही 3 जगह सूती वस्त्र उद्योग हैं, मुरादाबाद, आगरा, वाराणसी। पूर्वी भारत में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, हावड़ा, हुगली। ठीक, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र उद्योग अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग हैं वो कहाँ कहाँ है? वो है देखिए चेन्नई में, ठीक, मदुरई में, कहाँ पर? तमिलनाडु में, और कोयम्बटूर में। ठीक, केरल। तो इस तरीके से ये सब हो गए क्या? भारत में सूती वस्त्र उद्योग। ठीक, अब देखेंगे कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है। ठीक, तो ऊनी वस्त्र उद्योग जो है वो ये रेड डॉट जो जहाँ जहाँ है वहाँ पर भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। तो कहाँ कहाँ है? सबसे पहले अगर पूरे मैप को देखें तो पूरे मैप में सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास नॉर्थ इंडिया में हुआ है। ठीक, साउथ इंडिया में बहुत कम है और पश्चिमी भारत में भी बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा जो ऊनी वस्त्र उद्योग है उनका विकास उत्तरी भारत में हुआ है। तो कहाँ कहाँ है? सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर में ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक, उसके बाद पंजाब में ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ है? अमृतसर, लुधियाना में। ठीक, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर, आगरा, कानपुर, वाराणसी में क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। हरियाणा में पानीपत, गुरुग्राम में। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर में। ठीक, इन सब जगहों में ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास है, ऊनी वस्त्र उद्योग हैं। गुजरात में जामनगर और अहमदाबाद ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, और महाराष्ट्र में मुंबई ऊनी वस्त्र उद्योग का उत्पादन हो रहा है। और दक्षिण भारत में केवल बेंगलुरु है कर्नाटक में जहाँ पर ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है। ठीक, उसके बाद देखिए ये रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ हो रहे हैं। ठीक, तो रेशमी वस्त्र उद्योग भारत में वैसे तो बहुत कम है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर देखिए तो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग। ठीक, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग
यहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग है। ठीक, उत्तर प्रदेश में केवल वाराणसी है जहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी रेशमी वस्त्र उद्योग है। ठीक, और देखिए पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, तो पश्चिम बंगाल में देखिए मुर्शिदाबाद, बांकुरा, दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग है। ठीक, और साउथ इंडिया में चले जाइए तो साउथ इंडिया में देखिए एक तो है कोलार, ठीक, कोलार है, बेंगलुरु है, मैसूर है, बस 3 जगह, कोलार में, बेंगलुरु में, मैसूर में ही सिर्फ रेशमी वस्त्र उद्योग हैं। ठीक, तो ये सब हो गए भारत के रेशमी वस्त्र उद्योग। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि हम अब पढ़ क्या रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं जो 10th की NCERT है ना, 10th की NCERT, ठीक, 10th की NCERT का जो 6 चैप्टर है ना, 6वां चैप्टर, ठीक, विनिर्माण उद्योग, ठीक, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, 6वां चैप्टर कौन सा है, विनिर्माण उद्योग, और ये पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम। कौन सा, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक, तो आप जब जाएंगे हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको 10th की NCERT, ठीक, 10th की NCERT में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये 6वां चैप्टर का पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक, और ये है पार्ट 2। ठीक, अब हम देखिए पार्ट 1 में कहाँ तक पढ़े थे, पार्ट 1 में हम एक खनिज आधारित उद्योग के पहले तक पढ़े थे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ से, खनिज आधारित उद्योग से पढ़ेंगे। तो जो खनिज आधारित उद्योग होता है, पहले ये समझेंगे कि खनिज आधारित उद्योग क्या है। तो खनिज आधारित उद्योग जो हैं वो ऐसे उद्योग हैं जो अपने कच्चे माल के लिए ना खनिज पर और धातुओं पर निर्भर हैं। ठीक, मतलब ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, खनिज और धातुओं से। ठीक, यानी खनिज और धातु उनका कच्चा माल है। देखिए अब आगे देखिए, तो सबसे पहले जैसे लौह तथा इस्पात उद्योग है, तो जो लौह तथा इस्पात उद्योग है ये अपना जो कच्चा माल प्राप्त करता है ना, ये कहाँ से, लौह अयस्क से, इस्पात अयस्क जो होते हैं वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करता है। ठीक, तो अब पहले तो ये समझिए कि जो लौह और इस्पात उद्योग है ये कैसा है, आधारभूत उद्योग है। ठीक, आधारभूत उद्योग पीछे बता ही चुका हूँ। मतलब ये समझ लीजिए कि जो लौह तथा इस्पात उद्योग है ये कच्चे माल के लिए अयस्कों पर निर्भर है, लौह अयस्क चाहिए इसको। ठीक, और ये आधारभूत उद्योग है क्योंकि भैया कि जो उद्योग है ना, उद्योग में जो मशीनरी है, उद्योग में जो मशीनरी लगेगी वो सभी मशीनरी इसी उद्योग पर डिपेंड है। ठीक, कैसे, आगे देखिए, भारी हल्के जो मध्यम उद्योग हैं उनकी जो मशीनरी है वो सभी मशीनरी लौह तथा इस्पात उद्योग पर ही निर्भर हैं। ठीक, क्यों भैया, क्योंकि ये सभी जो उद्योग हैं इनमें जो सामग्री लगेगी ना कई प्रकार की, जैसे इंजीनियरिंग का सामान है, निर्माण सामग्री है, रक्षा है, चिकित्सा है ना, चिकित्सा है, और यहाँ पर देखिए है टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण है, विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण के लिए ये सब किस पे, इस्पात की आवश्यकता होगी ना, इस्पात पर डिपेंड है। मतलब ये सभी जो उपकरण हैं वो सब कहाँ से बनेंगे, लौह और इस्पात से ही बनेंगे। तो ये जो इस्पात है ना, इस्पात निकलता कैसे है, बना कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रक्रिया दी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया जो इस्पात है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है। तो यहाँ अगर समझिए तो सबसे पहले क्या होगा, जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को कारखानों तक पहुँचाया जाएगा। ठीक, कच्चे माल का परिवहन होगा, कच्चे माल के परिवहन के बाद उसे झोंकदार भट्टी में ले जाया जाएगा। तो झोंकदार भट्टी में क्या होगा, लौह अयस्क को गलाया जाएगा, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाएगा, धातु में जो मैल आ गई उसे हटाया जाएगा, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक,
देख रहे हैं ना, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा। तो झोंकदार भट्टी में ये सब चीज़ें होंगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद में ढलवा लोहा बन के तैयार होगा। झोंकदार भट्टी से ढलवा लोहा बन के तैयार होगा। तो ढलवा लोहा क्या होता है भैया, तरल पदार्थ को सांचों में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। मतलब जो झोंकदार भट्टी से तरल पदार्थ बने थे, उन्हीं तरल पदार्थों को क्या होगा, एक सांचे में डाल करके ढाल दिया जाएगा, वो हो जाएगा ढलवा लोहा। तो देख रहे हैं इसमें अशुद्धियाँ हैं। फिर इसको शुद्ध करके इस्पात बनाया जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कैसे शुद्ध करेंगे। ढलवा लोहा को पुनः गलाकर, ठीक, ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। देख रहे हैं ना। तो ढलवा लोहा को कैसे शुद्ध कर रहे हैं, ढलवा लोहे को एक तो गलाएंगे, गलाकर उसका ऑक्सीकरण द्वारा उसे अशुद्धता हटाया जाएगा। उसके बाद मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिलाकर उसे शुद्ध किया जाएगा। ठीक, उसके बाद ये बन जाएगा, इस्पात बन जाएगा। इसके बाद इसको धातु का आकार देंगे, जैसे रोलिंग में, प्रेसिंग में, ढलाई में और गढ़ाई में इसका प्रयोग करेंगे। समझ रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस दिख रहा है ना आपको, ये पूरा प्रोसेस किस चीज़ का है, इस्पात निर्माण की प्रक्रिया है। इस तरीके से इस्पात का निर्माण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो मैप आपको देखने वाले हैं ना आप, वो भारत में लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है उसके बारे में। ठीक, लोहा और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए। देखिए भारत में लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है देखेंगे तो ये पूरा बेल्ट जो है ना, पूर्वी भारत में सबसे ज़्यादा होता है, दक्षिण भारत में बहुत कम। तो पूर्वी भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है भैया, ये देख लीजिए। सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल में देखेंगे दुर्गापुर, बर्नपुर, ये दिखेगा। ठीक, छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे, नहीं झारखंड में आप देखेंगे तो बोकारो है ना, और ये जमशेदपुर, ये आपको दिख जाएगा। बोकारो और जमशेदपुर कहाँ है, लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है भैया, झारखंड में लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है, ये देखिए बोकारो, जमशेदपुर। ठीक, और देखिए उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी देखेंगे, है ना, ये राउर उड़ीसा में, सॉरी, उसके बाद उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में देखेंगे आपको राउरकेला दिखेगा। छत्तीसगढ़ में आपको भिलाई दिख जाएगा, जहाँ पर लौह और इस्पात संयंत्र लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में देखेंगे विशाखापट्टनम इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम में। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती यहाँ पर है। ठीक, तमिलनाडु में देखेंगे तो सलेम। ये सब किस लिए फेमस है, ये सब फेमस हैं लौह और इस्पात संयंत्र के बारे में। ठीक, तो जल्दी से एक बार ऐसे देख लीजिए कि भारत में लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि सबसे पहले आप झारखंड में देख लीजिए बोकारो, जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल में देखेंगे दुर्गापुर, बर्नपुर, उड़ीसा में देखेंगे राउरकेला, छत्तीसगढ़ में भिलाई में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, कर्नाटक में विजयनगर, भद्रावती में। ठीक, और तमिलनाडु के सलेम में आप देखेंगे लौह और इस्पात संयंत्र। ठीक, लौह और इस्पात संयंत्र। चलिए, तो ये हो गया लौह और इस्पात संयंत्र। अब आगे देखिए यहाँ पर कि भैया उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियाँ हैं। ठीक, कहाँ पर ये सब परिस्थितियाँ हैं, ये सब जो हमने दिखाया ना आपको, ये सारा स्ट्रक्चर वहीं से लिया गया है। ठीक, आगे यहाँ पर देखिए कि यहाँ है कि इस्पात के उत्पादन खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना मापा जाता है, पैमाना माना जाता है। ठीक, जो इस्पात के उत्पादन है और उसकी जो खपत हैं वो क्या है भैया, किसी एक देश के विकास का पैमाना है। मतलब वहाँ पर इस्पात का उत्पादन कितना हो रहा है, उसकी खपत क्या हो रही है, इस आधार पर हम देखेंगे भैया कि वो देश कितना विकास कर रहा है। ठीक, लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, समझ लीजिए लोहा और इस्पात क्या है, एक भारी उद्योग है। ठीक,
क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं और स्थूल होते हैं। भैया जो लोहा है, लोहा आप बनाएंगे, उसका उत्पादन करेंगे तो भारी तो होगा ही है, ठीक, भारी होता ही है। तो भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। भारी है, इसे लाने ले जाने में भी दिक्कत होगी। देखिए, इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर का अनुपात कितना होना चाहिए, याद रखिएगा 4:2:1 होना चाहिए। किसका किसका, लौह अयस्क, कोकिंग कोल, ठीक, चूना पत्थर का अनुपात कितना होना चाहिए, 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस्पात है इसको कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीज को इसमें मिलाते हैं, ठीक। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक। आगे देखिए, इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ कहाँ होनी चाहिए, हमने दिखा ही दिया आपको ना, अभी मैप में हमने दिखाया कि कहाँ कहाँ इस्पात और ये संयंत्र ये सब बन रहे हैं। तो अब देखिए, ये सब अगर इस जगह पर हैं तो इसका क्या कारण है, मतलब क्यों ये सब यहीं पर डेवलप कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात याद रहे, मतलब ये जानते रहिए आप कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है, ठीक, सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में देखेंगे तो अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। अभी हमने इसके बारे में दिखाया ही आपको, ये देख रहे हैं ना, भारत का ये सब एरिया छोटा नागपुर पठार का एरिया है। तो सबसे ज़्यादा यहीं छोटा नागपुर पठार के एरिया में ही लौह अयस्क क्षेत्र है ना, ये सब, ठीक, यहीं पर सबसे ज़्यादा विकसित हुए हैं, ठीक। अब देखिए, इस प्रदेश में ना, इस प्रदेश में यहाँ इस उद्योग के विकास के लिए अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। किस प्रदेश में, छोटा नागपुर पठार का जो एरिया अभी आपने देखा, वहाँ पर इस उद्योग के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक। इसमें लौह अयस्क की कम लागत, ठीक, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, ठीक, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। समझ रहे हैं, जैसे अब इस जो ये प्रश्न था ना, अभी आपने देखा था कि यहाँ पर एक प्रश्न इस तरीके से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भैया, कि जो इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए, इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए, सिंपल बात है भैया, कहाँ कहाँ होनी चाहिए, ये देखिए, यहाँ होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए कि भैया वो ऐसे क्षेत्र में डेवलप हो जहाँ पर उसे अनुकूल परिस्थितियाँ हों। जैसे भैया वहाँ लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है, ये सब होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर है एल्युमिनियम प्रगलन, ठीक, स्मेल्टिंग मतलब क्या, एल्युमिनियम प्रगलन कैसे होता है। तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। पहला कौन सा है, पहला है लौह इस्पात उद्योग, ठीक। अब देखिए, यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है, ठीक। अब देखिए, ये यूज़ कहाँ होता है, जैसे हवाई जहाज बनाने में, बर्तन में, तार में, ठीक, इसका उपयोग होता है। किसका, एल्युमिनियम की बात हो रही। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होते, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशा के रूप में एल्युमिनियम का भी कभी कभी उसकी जगह प्रयोग हो रहा है, ठीक। अब देखिए, देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ है भैया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य, ठीक, इन सब राज्यों में स्थित हैं, ठीक। देख रहे हैं ये देख रहे हैं, ये क्या है,
ये नाल्को जो है ना, नाल्को प्रगालन भट्टी लेप मिल, देख रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से बनता है। अब देखिए प्रगालकों यानी स्मेल्टर्स में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में, बॉक्साइट जो होता है ना ये एल्युमिनियम का अयस्क है, तो बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, याद रखिएगा बॉक्साइट कैसा होता है, भारी होता है, गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक तो अब देखिए इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, मतलब ये इस उद्योग की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं, पहला बात तो ये कि देखिए नियमित रूप से ऊर्जा की पूर्ति होती रहे और कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए, तभी यह क्या करता है, सही है। तो अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात देखिए, 4 से 6 टन बॉक्साइड होगा, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, तो 4 से 6 टन बॉक्साइड होगा तो 2 टन एल्यूमिना बनेगा, 2 टन एल्यूमिना के बाद 1 टन एल्यूमिनियम, ठीक, 1 टन एल्यूमिनियम निकलता है, समझ रहे हैं ना। तो कैसे बनता है, सबसे पहले देखिए जैसे बॉक्साइड है ना, बॉक्साइड कच्चा माल है, ठीक, बॉक्साइड का खनन होगा, फिर इसे परिवहन रेल या समुद्री जहाज़ द्वारा परिवहन हो करके इसे कहाँ ले जाएंगे, एल्युमिनियम शोधशाला में। तो जहाँ एल्युमिनियम शोधशाला में जब ले कर के जाएंगे तो ये क्या होगा, एल्यूमिना बनेगा, बॉक्साइड दलन और एल्यूमिना घुलन, ये सब क्रिया होगी यहाँ पर, ठीक है। पहली बात प्रगालन स्थल तक भारी अयस्क का पहुँचना, फिर शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक, फिर कोयला खान से पिच, ये सब होगा। उसके बाद में देखिए एल्युमिनियम प्रगालक जो होगा ना, यहाँ पर भैया विद्युत चाहिए कितना, 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क के लिए विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी। और क्रायोलाइट क्या है समझ लीजिए कि एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, एल्युमिनियम प्रगालक है यह, ठीक है ना। तो भैया कुल मिला के एल्युमिनियम को शोधित करने के लिए इतने प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक। और इसके लिए दो आवश्यक शर्त क्या है भैया, कि पहली बात तो नियमित रूप से ऊर्जा की पूर्ति होती रहे, और दूसरी बात यह है कि कम कीमत पर कच्चा माल मिल सके, ठीक। अब आगे है रसायन उद्योग, है ना, यहाँ देखेंगे हम रसायन उद्योग, ठीक। तो रसायन उद्योग भैया, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है, ठीक, तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में, है ना, किसमें, सकल घरेलू GDP यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 3% है, समझ लीजिए रासायनिक उद्योग का GDP में 3% योगदान है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से देखेंगे तो 12वें स्थान पर है। एशिया में तीसरे नंबर पर है ना, पहले नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर लौह है ना, लौह इस्पात है, दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम है, तीसरे नंबर पर रसायन उद्योग है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, यह है एशिया का तीसरा बड़ा है, ठीक, और आकार, विश्व में आकार की दृष्टि से देखेंगे तो 12वें स्थान पर रसायन उद्योग है, ठीक। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं, ठीक, मतलब लघु उद्योग भी हैं और बृहद उद्योग भी इसमें शामिल हैं। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। अब देखिए अकार्बनिक रसायनों में देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक। और देखिए नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस, है ना, ये सब कहाँ होता है, कांच, साबुन, शोधक तथा अपमार्जक कागज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है, कौन सा, ये देखिए नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा एस, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। आगे देखिए
कास्टिक सोडा आदि शामिल है। ठीक, इसमें ये सब चीज़ें रासायनिक उद्योग में क्या क्या शामिल है। रासायनिक उद्योग में कार्बनिक अकार्बनिक दोनों हैं। अकार्बनिक रसायन में देख रहे हैं आप सल्फ्यूरिक अम्ल जो कि उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई, ठीक, इन सब में के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक अम्ल है, क्षार है, सोडा एस है, ठीक है ना। ये सब कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाला रसायन, ठीक, और कास्टिक सोडा, ये सब शामिल होता है अकार्बनिक रसायन में। ठीक, इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। ठीक, अब देखिए आगे है, यह अकार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है ना, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बारे में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, ये उद्योग तेल शोधशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित किए जाते हैं। कौन से ये जो कार्बनिक रसायन उद्योग होते हैं वो। ठीक, आगे देखिए कि रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक, आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। ठीक, रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है, याद रखिएगा। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। ठीक, मतलब केमिकल है ना, एक केमिकल दूसरे केमिकल मिला करके कुछ और चीज़ें बनती हैं। तो वही रसायन उद्योग जो है ना अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। ठीक, जिनका उपयोग क्या होता है, औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे ही उत्पादों की एक सूची आपको बनानी चाहिए। ठीक, अब देखिए उर्वरक उद्योग। देखिए सबसे पहले उर्वरक उद्योग में, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्य रूप से देखेंगे यूरिया और डीएपी यानी फास्फेटिक उर्वरक यानी डीएपी, तथा अमोनियम सल्फेट और मिश्रित उर्वरक। इसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल हैं। ठीक, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। ठीक है ना। अब देखिए तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है। याद रखिए पोटाश भारत में बहुत कम होता है, तो पोटाश का हम पूर्ण रूप से आयात करते हैं। तो तीसरा पोटाश पूर्णतः, ठीक, आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिक के भंडार नहीं है। याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, पोटाश के अलावा हम नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, ठीक, अमोनियम फास्फेट, ठीक, इस तरीके से 3 मुख्य पोषक उर्वरक कौन कौन से भैया, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश शामिल हैं इसमें। ठीक, तो देखिए सीधी सीधी बात अगर आपको बताएं तो बस ये है कि जो उर्वरक उद्योग हैं, उर्वरक उद्योग ये कहाँ पर स्थित हैं, मतलब कहाँ पर ये उर्वरक उद्योग स्टेबल्ड हैं, कहाँ पर बने हैं। ठीक, तो कहाँ स्थापित हैं भैया, पहली बात समझ लिए कि जो उर्वरक उद्योग हैं ये ऐसी जगह संकेंद्रित हैं, ऐसी जगह स्थित हैं, ठीक, जहाँ पर नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक, फास्फेटिक उर्वरक, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जहाँ पर स्थित हैं, वहीं पर ये उर्वरक उद्योग का डेवलपमेंट हुआ है। जो उर्वरक उद्योग हैं वो इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं या कहाँ पर स्थापित हैं भैया, जहाँ पर नाइट्रोजनी उर्वरक, ठीक, और फास्फेटिक उर्वरक और अमोनियम फास्फेट, ठीक, और मिश्रित उर्वरक, ये सब उत्पादक क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही उर्वरक उद्योग हैं। तो मोटे तौर पर देखिए जो नाइट्रोजनी उर्वरक है ना, इसमें यूरिया आता है, याद रखिएगा, फास्फेटिक उर्वरक, ठीक, अमोनियम फास्फेट, और जो ये देखिए मिश्रित जो उर्वरक होता है ना, मिश्रित उर्वरक में तीन उर्वरक शामिल हैं ना, 3 मुख्य रूप से 3 पोषक उर्वरक शामिल हैं। कौन कौन से भैया, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटाश। ठीक, तो जो ये मिश्रित उर्वरक है ना, इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल होता है। ठीक, तो अब देखिए इन्हीं जगहों पर जहाँ पर नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, अमोनियम फास्फेट और नाइट्रोजन फास्फेट, ठीक, पोटाश, ये सब जहाँ पर पाए जाते हैं ना, वहीं पर उर्वरक उद्योग स्थापित किए जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि नाइट्रोजन और फास्फेट ये भारत में हो जाते हैं, है ना,
पहला और दूसरा ही है। नाइट्रोजन और फास्फेट ये सब भारत में इनका भंडारण भी है, लेकिन जो तीसरा पोटास है ना, ये पोटास को हम पूर्णतः कहाँ से मंगाते हैं भैया? दूसरी जगह से मंगाते हैं। मतलब ये हमारे देश में नहीं है, पूर्णतः इसका हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। ठीक, जो पोटास होता है इसको पूर्णतः हम आयात करते हैं। रीज़न ये है भैया कि हमारे देश में मतलब वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटास या पोटेशियम यौगिक का भंडार ही नहीं है। ठीक, तो भंडार नहीं है, इसीलिए हम ये जो मिश्रित उद्योग है, इस मिश्रित उद्योग में पोटास को पूर्णतः आयात करते हैं। ठीक, पूर्णतः आयात करते हैं। बाकी नाइट्रोजन और फास्फोरस तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आगे देख लीजिए कि यहाँ पर ये हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। कौन सा? उर्वरक उद्योग की बात कर रहे हैं। ठीक, तो गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। ठीक, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल ये पूरे उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, असम है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। ठीक, इन सब जगहों पर भी उत्पादन होता है। अब देखिए यहाँ पर है सीमेंट उद्योग। ठीक, तो सीमेंट उद्योग भैया निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाना, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान का जब निर्माण होता है तब सीमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक, सीमेंट की आवश्यकता कहाँ है सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। मतलब सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए जहाँ पर ये सब चीज़ें मिल पाएंगी ना, वहीं पर यह उद्योग विकसित होगा। ठीक है ना। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी इसे बनाने के लिए। ठीक, इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। ठीक, यहाँ देख लिए पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ है। देखिए मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में, तो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं। ठीक, भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया ना और बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए उदारीकरण के पश्चात ना 1990-91 के बाद से उदारीकरण भारत में शुरू हुआ। तो उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है। ठीक, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। और यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता है ना, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु के आसपास स्थित है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आजकल ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है भैया। एआई वगैरह आज आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो भैया इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर, टेलीकॉम, ठीक, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक उपकरण तक बनाए जाते हैं आईटी सेक्टर में। ठीक, देख रहे हैं ये सब है आईटी सेक्टर। कहाँ भैया? ये HCL रूपनगर में केबल निर्माण है, पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ठीक, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है, याद रखिएगा। बेंगलुरु भारत की क्या है? इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कहाँ कहाँ हैं? मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इन सब जगहों पर भी ये फैला है। ठीक, इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ है? बेंगलुरु में, नोएडा में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद, पुणे में। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना
प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हुआ, इसलिए भी ये यहाँ पर ज़्यादा डेवलप हुआ। अब आगे देखिए, यहाँ पर है औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण का निम्नीकरण। मतलब क्या है कि इतने उद्योग तो हैं, लेकिन इतने उद्योग से पर्यावरण को नुकसान भी तो होता है, तो ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि पर्यावरण का नुकसान कम हो। तो भैया, यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, किसकी? उद्योगों की, ठीक, फिर भी इनके द्वारा बढ़ते भूमि वायु जल पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। इनसे प्रदूषण भी हुआ है। तो भैया, प्रदूषण को उद्योग जो हैं वो 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक, प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी शामिल है, याद रखिएगा। जो थर्मल वाला होता है, कोयला से जो बिजली बनती है, वो भी इसमें शामिल है। देखिए, वायु प्रदूषण क्या भैया? अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति क्या है? वायु प्रदूषण है भैया। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। ठीक, कौन कौन से? सिंपल बात है, कौन कौन से भैया? देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? वायु प्रदूषण के कारण हैं। ठीक, अब देखिए, वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रवीय दोनों ही प्रकार के कण होते हैं। ठीक, मतलब वायु में सस्पेंडेड जो कणनुमा पदार्थ हैं वो ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं। ठीक, अब देखिए, धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं, ठीक, इसके उदाहरण हैं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। ठीक, आगे देखिए, जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। ठीक, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में पीछे बता भी चुका हूँ आपको, है ना, पीछे आप देखेंगे तो भोपाल गैस त्रासदी होगी। आप जान सकते हैं कि भैया, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुई थी, वही लीक कर गई थी। ठीक, वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों, पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। ठीक, अब देखिए, जल प्रदूषण है भैया। तो जल प्रदूषण उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। ठीक, जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से? देखिए, कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, ठीक, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, ठीक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण, भारी धातुएं, है ना, भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक है, उर्वरक है, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। ठीक, भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश, ठीक, फास्फोजिप्सम, लोहा इस्पात की अशुद्धियां हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखिए, स्लैग इसे कहें। अब आगे देखिए, तापीय प्रदूषण भी है। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण हो जाता है ना, ये चीज़ याद रखिएगा, इनका जीवों पर प्रभाव पड़ता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार, है ना, तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। ठीक, मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। ठीक, अब आगे यहाँ पर देख लीजिए भैया कि मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण, ठीक, तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं।
मतलब जैसे खेत है ना, अब खेत में क्या हो गया है कि अब ये सब चीज़ें जब डालते हैं इसमें, तो खेत में क्या होगा, बारिश की वजह से ये सब खेत के अंदर नीचे ऐसे रिसकर ज़मीन के चले जाते हैं। ठीक, उसे फिर ज़मीन को ये प्रदूषित कर देते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हैं भैया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है ना। तो भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है ये देखेंगे, और ये वाला मैप जो है यही दिखाएगा। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये है, देख रहे हैं ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले नॉर्थ में अगर देखें, है ना, तो देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक, जैसे अब देखिए ये एक तो श्रीनगर में है। ठीक, फिर पंजाब में मोहाली, ठीक, उत्तर प्रदेश में नोएडा, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हैं। राजस्थान में जयपुर में, ठीक, देखिए गांधीनगर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में, मुंबई में, पुणे में, ये सब विकसित हैं। ठीक, और कहाँ पर देखिए कर्नाटक में बेंगलुरु में, मैसूर में। ठीक, इधर देख लीजिए केरल के तिरुवनंतपुर में, ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी पार्क हैं, है ना। और देखिए यहाँ तमिलनाडु के कहाँ, चेन्नई में। ठीक, फिर यहाँ पर देख लीजिए हैदराबाद में, कहाँ पर, तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक, यहाँ देखेंगे विशाखापट्टनम में, कहाँ, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। फिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में, है ना। और कहाँ पर, ये देखिए फिर गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में। ठीक, ये इतनी जगहों पर आप देखेंगे तो क्या है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में ये मैप बताता है। अब आगे यहाँ पर है या क्या कि ध्वनि प्रदूषण कैसे हो रहा है। ठीक, तो ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है, खिन्नता और उत्तेजना ही नहीं, और क्या होता है, श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप, है ना, अन्य कायिक व्यवस्थाएं, अन्य कायिक जो व्यथाएं हैं वो भी बढ़ जाती हैं। देखिए अनचाही ध्वनि उत्तेजना मानसिक चिंता का स्रोत है। ठीक, औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल, ठीक है ना, जिससे ड्रिल होता है, ठीक, अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक, ये सब क्या होते हैं, इसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। अब देखिए पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम कैसे करें, मतलब अब इन सब की वजह से जैसे वायु, भूमि, जल, ठीक, है ना, ध्वनि प्रदूषण, ये सब जो प्रदूषण हो रहा है इससे पर्यावरण निम्नीकरण हो रहा है ना, तो इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो भैया कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। ठीक, औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए कुछ निम्न सुझाव हैं। कौन कौन से निम्न सुझाव हैं देख लीजिए। पहला सुझाव तो यही भैया कि विभिन्न प्रक्रियाओं से जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग बहुत जरूरी है। ठीक है ना, सीधे सीधे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए, रीयूज़ करिए उसका ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, अगला है भैया कि जल की आवश्यकता पूर्ति है तो वर्षा जल संग्रह करिए। ठीक, इसके बारे में पिछली क्लासों में बात हो भी चुकी है। आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा भाई, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना, आप आंसर राइटिंग भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक, आगे देखिए भैया तीसरा है कि नदियों तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले इनका शोधन करना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे नदी में तालाबों में गर्म जल डालने से पहले या जो अपशिष्ट है इसको डालने से पहले उनका शोधन कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। कैसे कैसे, पहले तो ये देख लीजिए 3 चरणों में कैसे औद्योगिक शोधन कर सकते हैं। पहली बात, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन। ठीक, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई होगी, उनके छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना होगा, ढकना, ठीक,
उनके छोटे छोटे टुकड़े करना होगा, ठीक, ढकना होगा, तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं। दूसरी बात यह है कि जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीयक शोधन होगा, ठीक, जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक शोधन होगा और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ देखिए ये उसके बाद क्या होगा भैया कि जैविक रासायनिक भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन होगा, ठीक। इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है, ठीक। देखिए जहाँ भूमिगत जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके लिए अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, है ना। जहाँ पर भूमिगत जल स्तर नहीं है या कम है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भैया पता चलो कि बोर करके पानी निकाल रहे हैं तो इससे दिक्कत होगी, तो वहाँ पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित जो प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कारखानों में ऊंची चिमनियाँ, ठीक, बहुत ऊंचाई पर चिमनियाँ बनानी होंगी। चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक, स्क्रबर उपकरण, है ना, तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए, ठीक। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है, ठीक। आगे देखिए मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है। जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है जिससे उसकी आवाज़ कम हो जाएगी। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो, ठीक, मतलब क्या कि ज़्यादा प्रदूषित न करे तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे, ठीक, ये भी बहुत ज़रूरी है। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए, ये ज़रूरी है। तो भैया सतत पोषणी विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की ज़रूरत है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, सतत पोषणी विकास होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कारखाना दिख रहा है आपको, कहाँ का है भैया, फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र लगा हुआ है ना, जो वाहित मल होता है उसके उपचार संयंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऐसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट दिए हुए हैं, देख लीजिए कि भैया ये कि राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह यानी एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन द्वारा दिखाया गया मार्ग क्या है भैया कि भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉर्पोरेशन, ठीक, विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र यानी ईएमएस, ठीक, 14,001 के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र है, ठीक। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। कौन कौन से निम्न उपाय हैं देख लीजिए यहाँ पे कि भैया पहली बात तो ये है कि आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करके, ठीक, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। दूसरी बात भैया क्या होता है, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों को न्यून उत्पादन करिए, ठीक। तीसरी बात क्या है, संतुलित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। अगला भैया तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण, ठीक, राख संग्रहण यानी ऐश पाउंड जिसे कहते हैं, और प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। अगला है भैया सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटर करना, समीक्षा करना, ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। ये सब एनटीपीसी करती है भैया, ये सब भी लोगों को करना चाहिए। रामागुंडम में संयंत्र है, ये लगा हुआ है, देख सकते हैं आप इसको, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ भैया। ये कौन सा चैप्टर था ये भी याद रखिएगा। ये हमारा जो चैप्टर है ये हमने ख़त्म किया 10th की जो एनसीईआरटी है, ठीक, 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग, है ना, उद्योग का ये दूसरा पार्ट था। इसके पहले हमने पार्ट 1 करा रखा है, आप जा कर के वहाँ पर
देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।